हेलो फ्रेंड्स, यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स के इस परिवार में आपका स्वागत है। और आपका जो मॉक टेस्ट चल रहा था, पेपर 1 आपका कंप्लीट हम लोगों ने करवा दिया था, एनालिसिस उसका कंप्लीट हो गया था। आज पेपर 2 है। पेपर 2 में जो शिफ्ट मतलब आपका जो लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था उसका शिफ्ट 2 जो था, उसमें आपका जो पेपर हुआ था सेकेंड पेपर, उसके लिए यूपीएससी पैट में जो पेपर हुआ था उसको ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जब आगे कंटिन्यू करेंगे तो उसका जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बारे में जो मेरे द्वारा क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, बाकी मैम या सर के द्वारा जो कंप्लीट करवा दी जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो पहला क्वेश्चन है इसमें लिखा है निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए लोग थे, मतलब किस क्रम में कौन भारत आया था उसके बारे में बताया था। बताइए, टॉमस रो, फाहियान और वेन्सांग। टॉमस रो, फाहियान और वेन्सांग। तो बेटा आप लोगों को पता होगा जो वेन्सांग है, सबसे पहले कौन आया था? वेन्सांग आया था या वेन्सांग आया था या फाहियान आया था या टॉमस रो आया था? आप इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले बेटा फाहियान आया था। फाहियान बेटा किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था और इसको चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी। विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय, इसी की एक किताब थी, इसकी एक बुक थी जिसका नाम था फॉक्यू की। इसकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था फॉक्यू की। और वेन्सांग बेटा हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और इसकी किताब थी सीक्यू की। आपसे पुस्तक पूछी जा सकती है, बताइए सीक्यू की किसकी पुस्तक है? तो आप बता सकते हैं वेन्सांग की पुस्तक है जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और फाहियान आपका चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में आया था, जिसकी किताब थी फॉक्यू की किताब थी। और जो टॉमस रो था ये बेटा जहांगीर के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? ये जहांगीर के दरबार में आया था जो सर टॉमस रो था। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं सेकंड, थर्ड, इसके बाद फर्स्ट। पहले फाहियान आया था, उसके बाद वेन्सांग आया था, उसके बाद टॉमस रो आया था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? बताइए सिराजुद्दौला सबसे पहले किससे पराजित हुआ था? तो बेटा जब प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, तो सिराजुद्दौला जो हुआ था अंग्रेजों से पराजित हो गया था प्लासी के युद्ध में। बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी व अंग्रेजों के बीच हुआ था। बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी व अंग्रेजों के बीच हुआ था। ये 1760 में हुआ था। 1760 में हुआ था। ठीक है, बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। और आपका जो बक्सर का युद्ध है ये 1764 में हुआ था। ये भी 1764 में हुआ था। मीर कासिम शाह आलम द्वितीय और सिराजुद्दौला और प्लस अंग्रेज थे। ठीक है, इन लोगों के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसे हम बक्सर का युद्ध कहते हैं। ये 1764 में हुआ था। लेकिन इसका जो आंसर है ये हो जाएगा प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। कब हुआ था? 1757 में ये युद्ध हुआ था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? बताइए हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था? तो आपने देखा होगा लॉर्ड डलहौजी था ना, ये राज्य हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। लॉर्ड डलहौजी के समय ही ये इसका शासन 1848 से 56 तक रहा था। इसका जो कार्यकाल था 1848 से 56 तक रहा था। और इसी के कार्यकाल में 1853 में प्रथम रेल चलाई गई थी। आपको पता होगा किसके कार्यकाल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रथम रेल कब किसके कार्यकाल में चलाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 1853 में कौन सी रेल चलाई गई थी? ये आपको 1853 में चलाई गई थी। उस समय राज्य हड़प नीति का समर्थक कौन था? तो इसका आंसर भी हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन था बेटा? भारतीय इतिहासकार में धनवंतरी के बारे में पूछा जा सकता है। तो बताइए धनवंतरी कौन था? पूछा भी गया था क्वेश्चन लास्ट टाइम। तो बताइए, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति थे या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा में या हर्ष के समय के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ये एक आयुर्वेदाचार्य थे। ये बेटा आयुर्वेदाचार्य थे।
आयुर्वेदाचार्य थे कौन, ये थे आपके कौन, धर्मंत्री थे। धर्मंत्री एक आयुर्वेदाचार्य हुआ करते थे, ठीक है। और ये किसके, ये धर्मंत्री जो थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो 9 शासक वो हुआ करते थे, इनके 9 लोग हुआ करते थे। तो उनमें से ही एक प्रसिद्ध हुआ करते थे, प्रसिद्ध चिकित्सक इनकी सभा में जो 9 लोग हुआ करते थे, उनमें से एक जो थे उनका नाम था धन्वंतरी। क्या नाम था, धन्वंतरी। और ये चिकित्सा से रिलेट करते थे, किससे बेटा, ये चिकित्सा से रिलेट करते थे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन है, बताइए इंडिका के लेखक कौन है। तो इंडिका के लेखक मैगस्थनीज है, मैगस्थनीज इंडिका के लेखक है। फाइयान, फाओक्यू की अभी बताया, फाओक्यू की किसकी किताब है, ये फाइयान की। वेन्सांग की किताब है, सीक्यू की, वेन्सांग की किताब है क्या, सीक्यू की, वेन्सांग की पुस्तक है। और मैगस्थनीज की इंडिका, जो मैगस्थनीज है ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था। किसके शासन काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में मैगस्थनीज आया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था। और ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और जो सेल्यूकस निकेटर था बेटा, ये सिकंदर का सेनापति हुआ करता था, सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर हुआ करता था। और सेल्यूकस निकेटर की लड़की से कार्नेलिया की शादी सेल्यूकस निकेटर की लड़की कार्नेलिया की शादी किससे होती है, ये आपकी होती है किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से हो जाती है, ठीक है। तो इससे देखो बेटा, एक क्वेश्चन से आपको कितना देखने का कि भारत की विवरण प्रणाली इंडिका किसकी पुस्तक है, तो आप बता सकते हैं मैगस्थनीज की। वेन्सांग की पुस्तक है सेक्यू की, जो हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। फाइयान, फाओक्यू की, ये बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन काल में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य, और ये जो मैगस्थनीज की किताब है, जो मैगस्थनीज की किताब जो इंडिका है, मैगस्थनीज है, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत हुआ करता था। और सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति हुआ करता था, थल सेनापति था। सिकंदर के 2 सेनापति थे, थल सेनापति और जल सेनापति। थल सेनापति था सेल्यूकस निकेटर और जल सेनापति निर्याकस हुआ करता था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की शादी कार्नेलिया से होती है, वो सेल्यूकस निकेटर की लड़की हुआ करती थी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था। तो बेटा देखो, साइमन कमीशन का जो गठन है, 1927 में हुआ था। साइमन कमीशन का जो गठन है 1927 में हुआ था। और ये 1928 में भारत आया था। कब आया था, 1928 में भारत आया था। और इसी के उसमें साइमन गो बैक के नारे भी लगाए गए थे, साइमन गो बैक के नारे भी लगाए गए थे, साइमन गो बैक के नारे भी लगाए गए थे, ठीक है। तो कब भारत आया था, तो आप बता सकते हैं 1928 में ये भारत आया था, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। बताइए, पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी। तो बेटा देखो, जो लाहौर अधिवेशन है, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और लाहौर अधिवेशन के जो आपके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे बेटा, जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। बंबई अधिवेशन 1885 में पहला था। और यहाँ पे WC बनर्जी हुआ करते थे। कौन थे बेटा, WC बनर्जी हुआ करते थे। बंबई अधिवेशन जब हुआ था पहला, तो 1885 में WC बनर्जी अध्यक्ष हुआ करते थे। जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, तब ये गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गया था, गरम दल और नरम दल में। और उस समय जो नेता हुआ करते थे, गरम दल और नरम दल में था, तो इसके जो नेता थे अंबिका चरण मजूमदार थे। कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार। क्या थे, अंबिका चरण मजूमदार थे, ठीक है बेटा। और 1931 में कराची में जो हुआ था, इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। 1931 में कराची में हुआ था और इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल हुआ करते थे। कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो इसका आंसर जो पूर्ण स्वराज हुआ था 1929 में लाहौर में, 1929 में लाहौर में, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसके अध्यक्ष कौन थे बेटा, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। निम्नलिखित मिलान करिए, इंडियन नेशनल आर्मी, गदर पार्टी, मित्र मेला, होम रूल लीग, किसके कौन थे, ठीक।
बेटा इंडियन नेशनल आर्मी के जो संस्थापक थे वो सुभाष चंद्र बोस थे, और गदर पार्टी के बेटा लाला हरदयाल थे। गदर पार्टी के लाला हरदयाल थे। और मित्र मेला बीडी सावरकर, मतलब बीडी सावरकर, और होम रूल लीग एनी बेसेंट के द्वारा। अभी बताया था 1916 में, आपका 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो आपका इसका क्रम देख सकते हैं, किसका क्रम कौन सा होगा, इंडियन नेशनल आर्मी। ए का नंबर 2 हो जाएगा, ए का 2 है तो आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, देखो गदर पार्टी बी का आपका हो जाएगा लाला हरदयाल थे बेटा। ठीक है, तो इसी क्रम में आपके ये आंसर आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, होम रूल लीग किसके द्वारा, एनी बेसेंट, और अभी हमने आपको बताया बाल गंगाधर तिलक या लोकमान्य तिलक के द्वारा, और किसके द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा। तिलक के द्वारा अप्रैल 1916 में, और इसके द्वारा आपका सितंबर 1916 में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था, तो बेटा इसमें जो थे मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध किया था। और खिलाफत आंदोलन 1920 में स्टार्ट किया गया था। खिलाफत आंदोलन 1962 में किया गया, 1920 में स्टार्ट किया गया था। और भी ये बेटा जो तुर्की में खलीफा का पद को समाप्त किया जा रहा था, तुर्की में खलीफा के पद को समाप्त किया जा रहा था, उसी से रिलेटेड तुर्की में खलीफा के पद को समाप्त किया जा रहा था, उसी से रिलेटेड ये आपका कौन सा ये अभियान चालू हुआ, खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी इसमें अध्यक्ष बनाए गए थे 1920 में, और इसका जो विरोध किया था वो कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना हुआ करते थे। कौन, मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। बताइए इस संगठन का नाम बताइए जो आपका काकोरी के कांड से संबंधित था। बताइए, तो आपने सुना होगा HRA का नाम, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम सुना होगा, जिसमें सचिंद्रनाथ सन्याल वगैरह थे। इसमें ये आपका काकोरी षड्यंत्र कांड से रिलेटेड था। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। और इसमें जो पूछा जाएगा तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA हो जाएगा, HRA। और आपका यहीं पर आ जाता है HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के द्वारा इसका स्थापना की गई थी। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के द्वारा, किसके द्वारा, भगत सिंह के द्वारा किसकी स्थापना, HSRA की स्थापना की गई थी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित बना है। बताइए नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है, तो आपको पहले से पता है नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना है, आंध्र प्रदेश में। कृष्णा नदी पर बना है, आंध्र प्रदेश में बना है। कौन सा, नागार्जुन सागर बांध। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध हो जाएगा आप। और यहाँ पर गंगा की एक सहायक नदी है रामगंगा नदी पर रामगंगा बांध का निर्मित की गई है। रामगंगा नदी पर रामगंगा बांध बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी। माउंट एवरेस्ट पर आपने नाम सुना होगा शेरपा तेजिंग का, और नाम सुना होगा एडमंड हिलेरी। शेरपा तेजिंग और एडमंड हिलेरी ये सबसे पहले 1953 में 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। माउंट एवरेस्ट पर 1953 में चढ़े थे। और भारत की ओर से चढ़ने वाले सबसे पहली थी कौन थी, बछेंद्री पाल, जिनका नाम आता है बछेंद्री पाल थी। और बेटा एक नाम और आता है, मतलब ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बताइए कृत्रिम पैरों से चढ़ने वाली, कृत्रिम पैरों से मतलब जिनके नेचुरल पैर नहीं थे, कृत्रिम पैर लगवाए थे इन्होंने। इनका नाम था अरुणिमा सिन्हा, अरुणिमा करके नाम था इनका। इन्होंने कृत्रिम पैर लगा के सबसे पहले माउंट एवरेस्ट फतह किया था, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। इनका नाम था अरुणिमा। क्या नाम था बेटा, अरुणिमा नाम था। और सबसे पहले शेरपा तेजिंग और एडमंड हिलेरी, और भारत की ओर से बछेंद्री पाल ने चढ़ाई की थी। किसने, बछेंद्री पाल के द्वारा चढ़ाई की गई थी। ठीक है,
भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। बेटा देखो बार बार क्वेश्चन आ रहा है, पिछले पेपर में भी आया था, इसमें भी आया है, और अब जो पेपर 15 और 16 को आ सकता है, तो याद रखना ये आपको राष्ट्रीय उद्यान जरूर याद रखने हैं। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, कौन सी किससे रिलेट करता है, ये आपको जरूर लर्न करके जाना है। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, भरतपुर में स्थित ये अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो भैंसरो जो गढ़ अभ्यारण्य है बेटा, ये आपका राजस्थान से रिलेट करता है। कहाँ से, राजस्थान से रिलेट करता है। और जो भरतपुर है ये केवला देव, जो भरतपुर में स्थित जो पक्षी अभ्यारण्य है वो केवला देव है। कौन सा है, केवला देव। ये आपका कहाँ पर है, भरतपुर में। भरतपुर में कहाँ पर है, भरतपुर में। तो ऑप्शन आंसर यही हो जाएगा सी। और घाट प्रभा जो अभ्यारण्य है बेटा, ये बेलगाम कर्नाटक में है। बेलगाम कर्नाटक में है, बेलगाम कर्नाटक में है। कहाँ पर, बेलगाम कर्नाटक में है। कौन सा है ये है कौन सा, घाट प्रभा अभ्यारण्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। बताइए जो भिलाई इस्पात संयंत्र है इसके लौह अयस्क का क्या स्रोत है, ये इसको कहां से दिया जाता है, स्रोत का नाम बताइए। तो ये दिल्ली राजहारा से, दिल्ली राजहारा से, इसमें जो दिल्ली राजहारा है यहां से इसके लौह अयस्क का स्रोत है, और ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। जो भिलाई इस्पात यंत्र है, जो भिलाई इस्पात यंत्र है बेटा, ये रूस के सहयोग से लगाया गया था। किसके सहयोग से, भिलाई इस्पात यंत्र रूस के सहयोग से लगाया गया था। और जो कोरबा है बेटा, ये कोरबा कोयला क्षेत्र से रिलेटेड है, कोयला से रिलेटेड है। कहां से, कोयला। और ये छत्तीसगढ़ के कोरबा, छत्तीसगढ़ के कोरबा डिस्ट्रिक्ट में, छत्तीसगढ़ के कोरबा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये कोयला क्षेत्र से रिलेटेड है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए उनके स्थानों को कौन सा जोड़ सही नहीं है बताइए। ये आपका 15वां क्वेश्चन नंबर है, इसमें कौन सा किससे रिलेटेड है ये बताइए आप। ठीक है, तो बेटा जोजिला और बुर्जिल दर्रा ये जम्मू कश्मीर में ये आपको बताया जा चुका है। और हमने आपको बताया था बड़ा लाचला या बड़ा लाचला और शिपकीला दर्रा, बेटा ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। बड़ा लाचला और शिपकीला दर्रा बेटा ये हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है। और आपका आ जाता है नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा, बेटा ये हिमाचल प्रदेश में ना होके ये उत्तराखंड में। कहां पर है, ये उत्तराखंड में बेटा। लेकिन इसमें एक चीज और देखने को मिल रही है, इसमें थांगला दर्रा सुना लिखा है। थांगला मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है, ये थांगला दर्रा लद्दाख में। ठीक है, लेकिन इसमें आंसर दे दिया गया है कौन सा, उत्तराखंड में दे दिया गया है। लेकिन ये थांगला दर्रा जो है बेटा लद्दाख में है, और नीति और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। नाथुला और जेलेपला दर्रा ये आपका सिक्किम में, सही है। नाथुला और जेलेपला दर्रा आपका सिक्किम में है। तो इसमें कौन कौन से सही नहीं है, तो बताइए। ये दूसरा और तीसरा, इसमें दूसरा और तीसरा आपका सही नहीं होगा। देख लीजिए, बड़ा लाचला और शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, और नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा ये आपका उत्तराखंड में हो जाएगा, और जो आपका थांगला दर्रा ये लद्दाख में हो जाएगा, और नाथुला और जेलेपला दर्रा ये आपका कहां पर हो जाएगा, सिक्किम में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा, सिक्किम में हो जाएगा। बेटा आपके ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। बाकी के सारे क्वेश्चन जो होंगे जीएस के वो मैम के द्वारा कंप्लीट करा दिए जाएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन, तो जैसे कि आपने अभी बाकी के पार्ट्स देखे हिस्ट्री और ज्योग्राफी, अभी हम इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और बाकी का जीए वाला पार्ट देखने वाले हैं। पहला इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन कह रहा है, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। तो यहाँ पर कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जब करता है तो क्यों करता है, जाहिर सी बात है, हम ऑप्शंस देखेंगे। ब्याज दर जब बढ़ जाती है तब, शेयरों की कीमत ज़्यादा होती है तब करता है, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति ज़्यादा होगी तब, या फिर व्यक्तिगत कर उस पर बढ़ गया होगा तब। इंग्लिश में भी सेम क्वेश्चन है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विल बी मोस्ट लाइकली टू बी इंक्रीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ राइज इन। तो किस में बढ़ोतरी देखने पर ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, तो जब हमारा एक्सपेक्टेड यील्ड ज़्यादा होता है ऑन न्यू कैपिटल, तभी कोई भी इन्वेस्टमेंट करना पसंद करता है। जाहिर सी बात है, अगर आप 10 रुपये लगा रहे हो तो आपको क्या होगा, आपका यही होगा कि आपको ज़्यादा पैसे मिले। 20 रुपीज़ अगर प्रॉफिट आपको दिख रहे हैं तो आप 10 रुपीज़ इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। तो सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन था, नथिंग टफ इज हेयर। तो आपका सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था नेशनल इनकम को कौन मेजर करता है, आरबीआई, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय या फिर केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। तो इंग्लिश में भी द एजेंसी एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया एज, ये क्वेश्चन पिछली बार आया था आपके पेट के एग्जाम में, बहुत इजी सा क्वेश्चन है।
इसको मेज़र किया जाता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम के अंदर ये आता है। तो कभी कभी ये भी पूछ देता है कि ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये याद रखिएगा, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इस बार ये पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसका अगर मुख्यालय पूछ सकते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय इसका नई दिल्ली, ठीक, ये भी याद रखने वाली बात है। मुख्यालय जो है इसका नई दिल्ली में है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर को और हम किस नाम से जानते हैं? तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक या फिर कृषि। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो कृषि होता है उसी को हम प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक सेक्टर कहते हैं। कृषि को ही हम क्या कहते हैं? प्राथमिक सेक्टर कहते हैं। उसके बाद आपका सेकेंडरी जो होता है वो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर आ जाता है। कौन सा? इंडस्ट्रियल सेक्टर। और जो यहाँ पर आपका सर्विस सेक्टर है वो एक ऑप्शन बचता है, दैट इज योर टर्शरी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि हम इसको क्या कहते हैं? टर्शरी सेक्टर, यानी कि सर्विस सेक्टर को हम टर्शरी सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। सर्विस सेक्टर को और हम किस नाम से जानते हैं? टर्शरी सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। प्राथमिक सेक्टर आपका एग्रीकल्चर है और द्वितीयक सेक्टर जो है वो आपका सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर हो जाता है। अगला सवाल है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? श्वेत क्रांति को हम दुग्ध क्रांति भी कहते हैं, ठीक है, दुग्ध क्रांति इसी को कहा जाता है। और बलवंत राय मेहता ये आपके पंचायती राज से रिलेटेड है, तो इनका नाम यहाँ से ऑप्शन से हटा दीजिए। पंचायती राज सिस्टम ये लेकर के आए थे, 3 टियर सिस्टम इन्होंने बताया था। डॉक्टर वर्गीस कुरियन इज द राइट आंसर। वर्गीस कुरियन को फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है, श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं। MS स्वामीनाथन इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ये याद रखना, ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर जो हैं वो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है इन इंडिया। और अगर हम ग्रीन रिवॉल्यूशन का वर्ड में देखें, वर्ड में कौन हो जाएगा? तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे, नॉर्मन बोरलॉग। ये आपके वर्ल्ड लेवल पर हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं और MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो इसका होगा, आपसे पूछा है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो थे वो नरसिम्हा राव थे और उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इसको राव मोहन नीति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राव मोहन नीति भी कहा जाता है, जिसमें 3 तरह की चीज़ें इसमें लागू की गई थी, जिसे हम LPG के नाम से जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब ये था, हम जो ज़्यादातर बहुत कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत टफ होते हैं, तो लोगों को डर लगता था या फिर वो बहुत हिचकिचाते थे कहीं कोई भी नया बिजनेस शुरू करने में। अब तो आप देखते हो कि अगर आपको बैंक अकाउंट भी खुलवाना है तो आपके घर पे साइन कराने आ जाते हैं, इजीली सारी चीज़ें हो जाती हैं। बिजनेस कोई भी मॉडल आपको स्टार्ट करना है तो बहुत टफ प्रोसेस नहीं है, उसको ईजी किया गया है, दैट इज़ योर लिबरलाइजेशन। एंड प्राइवेटाइजेशन में आप देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें प्राइवेट करी जा रही हैं, निजीकरण की तरफ बढ़ा जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं 1991 का ही नतीजा है। और यहाँ पर आप ग्लोबलाइजेशन को अगर देखें समझें तो वैश्वीकरण से मतलब ये है कि अभी पहले हम भारत के अंदर ही व्यापार करते थे, अब ये है कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, हम बाहर से चीज़ें मंगा भी रहे हैं, हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, आयात निर्यात पे फोकस कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अगला सवाल है, भारत के संविधान में निम्न में से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? आपने देखा पिछली जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसमें भी सूचियों से सवाल आया था और इस बार भी इसमें भी क्वेश्चन आया है और कोई डाउट नहीं है कि इस बार भी क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए पॉलिटी इजी पार्ट होता है, जल्दी से कंप्लीट हमने कर लिया है काफ़ी चीज़ें, तो उतने में ही आपका पेपर फंस जाएगा। पुलिस हो या कानून व्यवस्था हो या जेल हो, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, प्रिजन, ये सारे के सारे मैटर्स जो हैं वो स्टेट लिस्ट के मैटर्स हैं, ये याद रखिएगा। और जो आपका ये दंड संहिता है यानी कि CPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये आपका कॉन्करेंट लिस्ट का है, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट। आपने देखा होगा कि दोनों ही सज़ा के प्रावधान बनाते रहते हैं,
सेंटर हो या स्टेट हो, तो ये कॉन्करेंट लिस्ट का मुद्दा हो जाता है CRPC। ठीक है, CRPC जो है किसका है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट का मुद्दा है। हम सबको पता है कि हमारे शेड्यूल 7 में 3 तरह की लिस्ट की बात करी गई जहाँ पर शक्तियों का या पावर्स का डिवीजन किया गया है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? और यहाँ पर क्या पूछा गया, सैलिएंट फीचर पूछा गया, और आपके पेपर में साफ साफ दिया हुआ है सिलेबस में सैलिएंट फीचर से क्वेश्चंस आएंगे। तो अर्धसंघीय संरचना यानी कि क्वेसी फेडरल, कमिटेड जुडिशरी यानी कि प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स शक्तियों का बंटवारा, और आपका लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। भाई अगर हम देखें तो सारे, ये हमारा सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ये सारी चीज़ें हमारे संविधान की विशेषताएं हैं जो मैंने आपको पढ़ाई हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कमिटेड जुडिशरी की, हमारी इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ठीक है, और इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। तो प्रतिबद्ध न्यायतंत्र जो है ये हमारे यहाँ की विशेषता नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र जो है हमारे यहाँ का विशेषता नहीं है। तो ये आप याद रखिएगा, ये किसी के लिए भी उत्तरदायी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान किया गया है। आर्थिक न्याय की बात हो रही है, यानी कि इकोनॉमिक जस्टिस की बात हो रही है। ये किसके अंदर बात करी गई है, मौलिक अधिकारों में, मौलिक कर्तव्य में, या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, फंडामेंटल राइट, DPSP, या फिर आपके फंडामेंटल ड्यूटीज, या नन ऑफ दिस। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा DPSP, ये आपका आंसर होगा। लेकिन हम इसके बारे में और समझ लेते हैं क्योंकि ये तीनों ही चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं मौलिक अधिकार की, फंडामेंटल राइट्स, तो ये हमारे यहाँ कहाँ से लिए गए हैं, USA से लिए गए हैं। ठीक है, और अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करते हैं तो ये हमारे यहाँ कहाँ से लिए गए हैं, USSR से लिए गए हैं। ये कौन से आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है ये भी सिर्फ इतना भी पता होना बहुत ज़रूरी है। ये आपके 12 से लेकर के 35 तक आ जाते हैं। ठीक है, फिर आपका अगर हम DPSP की बात करते हैं तो DPSP जो है आपके ये लिए गए हैं आयरलैंड से। ठीक है, और ये आर्टिकल 36 से 51 तक है। ये बात आप छोटे छोटे से चीज़ें हैं, याद रखिए कि ये पार्ट 4 में मेंशन है, ये आपके पार्ट 3 में मेंशन है। ठीक है, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो पार्ट 4A में है। ठीक है, 4A 51 है। ठीक, तो यहाँ पे 36 से 51 तक में पहले आपका DPSP आ जाता है, उसके बाद DPSP के बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ आते हैं। तो आर्टिकल सबके याद रखने हैं, पार्ट्स याद रखने हैं, यही छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पेपर में आते हैं। कौन सा पार्ट कहाँ से लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटी USSR से लिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स आपके USA से लिए गए हैं, और आपके DPSP आयरलैंड से लिए गए हैं। छोटी छोटी चीज़ें याद रखिएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, ठीक है, आर्टिकल पूछा जा रहा है, राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। पंचायत से क्वेश्चन 100% आना है और इस बार भी आएगा। राइट आंसर आपका आर्टिकल 40 हो जाएगा। आर्टिकल 40 में पंचायत से रिलेटेड बात करी गई है। 38 में वेलफेयर सोसाइटी की बात करी जाती है, तो याद रखिएगा वेलफेयर सोसाइटी। ठीक है, अनुच्छेद 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और ये क्वेश्चन इस बार पूछे जाने के चांसेस हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल में दिया गया है, UCC, याद रखिएगा, समान न्यायिक संहिता। ठीक, अगले नेक्स्ट को जो है अनुच्छेद 46, इसमें आपका SC ST से रिलेटेड शैक्षिक संस्थान वगैरह की बात करी गई है। तो ये आप याद रख सकते हैं, चारों के चारों ऑप्शंस जो आपको एलैबोरेट किए गए हैं। अगला सवाल है, त्रिस्तरीय पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा? तो बलवंत राय मेहता कमेटी, ये आपकी पंचायती राज से संबंधित है, अशोक मेहता पंचायती राज से संबंधित है, और ये दोनों ही जो है ये बात करते हैं 3 टियर की और ये बात करते हैं 2 टियर की। ठीक है, कि खंड ब्लॉक लेवल पर एक पंचायत होनी चाहिए, विलेज लेवल पर होनी चाहिए, फिर आपके जो इससे बड़ा लेवल उस पर होनी, तो ये 3 टियर की बात करते हैं। तो बलवंत राय मेहता कमेटी हो या अशोक मेहता कमेटी, याद रखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे 3 टियर का पूछा है कि 3 टियर पंचायती राज सिस्टम कौन लेकर के आया था, तो वो आपकी बलवंत राय मेहता लेकर के आए थे। तो ये आंसर आपका करेक्ट हो जाता है। अगला सवाल जनरल साइंस से है, देख लेते हैं जनरल साइंस का ये क्वेश्चन। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो भाई बिजली का प्रवाह समझ रहे हो, हम सब ने पढ़ा है 9th क्लास में, स्विच चालू होने पर, स्विच बंद होने पर, स्विच बंद या चालू होने पर, या फिर इनमें से कोई वोल्टेज नहीं होता। स्विच इज ओपन क्लोज, अच्छा स्विच ओपन और क्लोज हम सबको, अगर आपको याद होगा इस तरह से सर एक डायग्राम बनाते थे, यहाँ पर बल्ब लगा होता था, ठीक है,
यहाँ पर वो बैटरी लगा देते थे और इस तरह से, ये अगर आपको याद आ रहा है, ठीक, एक तरफ प्लस चार्ज होता था, एक तरफ माइनस चार्ज होता था बैटरी में। अब आपको कुछ याद आ रहा है कि इसे क्लोज स्विच कहा जाएगा या ओपन स्विच कहा जाएगा? तो ये आपका क्या है, स्विच ओपन है, ठीक है, ओपन स्विच है ये। और वैसे हम कहते हैं ना स्विच ऑन कर दो, ओपन कर दो, खोल दो, यानी कि लाइट जला दो। तो अगर ये स्विच ओपन है तो क्या ये बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। लेकिन अगर हम इसको क्लोज कर दें, यानी कि एक और डायग्राम बनता था, इस तरह से बनता था। अब ये क्या है, ये क्लोज्ड स्विच है। कैसा स्विच है? क्लोज्ड स्विच। तो यहाँ पे ये बल्ब जल जाएगा। तो ये क्यों मैंने बताया इस तरह से, क्यों मैंने बनाया, ये इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पर जो आंसर है उसमें आपको समझना ये ज़रूरी था कि स्विच जब बंद होता है तब लाइट हमारे या फिर बिजली का प्रवाह होता है। तो यहाँ पर एक और ये मैंने डायग्राम लगाया हुआ है, वहाँ से भी आप समझ सकते हो। फिलहाल ये आंसर जो है इस ऑप्शन को सही माना गया है, स्विच बंद होने पर बिजली का प्रवाह होता है। अच्छा, क्लोज्ड सर्किट का मतलब ये होता है कि उसमें बीच में गैप नहीं हो। अगर गैप है तो बिजली का प्रवाह नहीं होगा। और यहाँ पर आप देख रहे हो ये गैप हो गया है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इस तरह से बनाते थे कुंजी को, पहले इसे हम कुंजी कहा करते थे, तो अगर ये गैप है, ये बीच में गैप है, तो बिजली का प्रवाह नहीं होगा क्योंकि दोनों तार हटे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें, दोनों तार को हमने मिला दिया है, बंद कर दिया है, बिना गैप के जो है वो हमारा जो क्लोज्ड सर्किट माना जाता है। तो यहाँ पर देखो क्लोज्ड सर्किट है, क्या कहीं पर कोई गैप नजर आ रहा है? इसलिए हम यहाँ पर आंसर क्लोज सर्किट वाले को सही करेंगे। जब जो हमारा स्विच होता है वो क्लोज होता है तब हमारा बिजली का प्रवाह होता है। और यही अगर हम इस तरह से इसको ही कुंजी मान लेते हैं, तो यहाँ पर एक तार है, यहाँ पर अगर ये हटा हुआ है, बीच में गैप अगर आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पर ये ओपन स्विच है और ओपन सर्किट है और इसमें बिजली का प्रवाह नहीं होगा। तो बी जो है आपका सही आंसर है। अगला सवाल है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो यहाँ पर फैराडे, ओम, वोल्ट, एम्पियर या फिर क्या होगा? तो एम्पियर तुम्हें को याद आ रहा है, धारा का मात्रक होता था, ठीक है, विद्युत धारा का। फिर ओम जो है प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। वोल्ट जो होता है वो वोल्टेज का होता है, ठीक है। और आपका फैराडे जो है वो वैद्युत धारिता का मात्रक होता है। किसका? वैद्युत धारिता का। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको एज इट इज़ याद रखनी है और ये सिंपल सा है, हम सब पढ़ते हैं अपनी क्लास में और बस रिवाइज करने की ज़रूरत होती है। अगला सवाल जो है, नींबू का खट्टा स्वाद। तो हम देखते हैं अलग अलग पदार्थ होते हैं और अलग अलग तरीके के खट्टे होते हैं। जैसे टमाटर का जो खट्टापन होता है, क्या वो नींबू के खट्टेपन जैसा होता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो यहाँ पर नींबू का जो खट्टापन होता है वो किसकी वजह से होता है? साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड। तो राइट आंसर जो होगा आपका वो हो जाएगा साइट्रिक एसिड। तो यहाँ पर जो आपका नींबू का खट्टापन है वो किसकी वजह से है? साइट्रिक एसिड की वजह से है। किसकी वजह से? साइट्रिक एसिड की वजह से, सिट्रिक एसिड जिसे हम कहते हैं, ये नींबू का खट्टापन होता है। फॉर्मिक एसिड, कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है कई सारे एग्जामों में कि चींटी के काटने पर जो हमें जलन होती है वो किस वजह से होती है? तो चींटी के डंक में या कह लो चींटी के काटने पर जो हमें जलन महसूस होती है वो फॉर्मिक एसिड की वजह से होती है, ठीक। याद रखिए, सिरके का जो खट्टापन होता है वो एसिटिक एसिड की वजह से होता है, सिरके का खट्टापन। और जो टमाटर का खट्टापन होता है वो किसकी वजह से होता है? वो ऑक्जेलिक एसिड की वजह से होता है। टमाटर का खट्टापन ऑक्जेलिक एसिड की वजह से होता है। तो ये कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। कर्कट जनक रसायन से क्या होता है? कर्कट जनक रसायन से आपका कैंसर होता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, याद कर लो इसको। अगला सवाल, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? डर्म, जो टर्म यहाँ पर दिया हुआ है डर्म, ठीक है, इसका मतलब त्वचा से होता है, ठीक है। त्वचा, आपने सुना होगा डर्मीकूल पाउडर आता है ना, डर्मीकूल, तो क्या मतलब है? जो हमारी त्वचा को ठंडा रखे, डर्मीकूल। तो डर्मिस मीन्स होता है चमड़ी, ठीक। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, डर्मिस या फिर स्पेशल डर्मिस। अब देखो यहाँ पर त्वचा की ऊपरी परत, तो एंडो मीन्स क्या होता है? अंतः, समझ में भी आ रहा है यहाँ पर अंतश्चर्म। तो यहाँ पर एंडो तो अंदर का पार्ट हो गया, एपिडर्म तो ये ऊपर का पार्ट हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा? अधिचर्म, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एंड डर्मिस इज जस्ट फॉर चर्म, यानी कि डर्मिस जो है वो हमारा स्किन के लिए बता रहा है, बाकी स्पेशल डर्मिस कोई भी पार्ट नहीं होता। तो एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस में आपका आंसर क्या हो जाएगा? एपिडर्मिस हो जाएगा। यहाँ से आपके मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। हेलो एवरीवन,
तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिया है कि यदि रूट 1 + 27 अपॉन 169 इक्वल 1 + x अपॉन 13, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द x की वैल्यू फाइंड करना। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन के दो अप्रोच हैं करने के। सबसे पहले अगर हम करेंगे बाय ऑप्शन से, अगर x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करके चल रहे हैं तो ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा रूट 169 + 27 अपॉन 169 इक्वल 1 + 1 अपॉन 13। ये वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा आपके पास 14 अपॉन 13। देखिए ऐसे क्वेश्चन में करते क्या, अगर आपके पास लेफ्ट साइड राइट साइड की वैल्यू अगर इक्वल है तो वो ऑप्शन आपके पास सही होगा। हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 लेके चल रहे हैं। x की वैल्यू अगर यहाँ पे आप पुट कर रहे हैं 1, तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगा 169 + 27 196 अपॉन 169। तो ये जब रूट के अंदर से वैल्यू निकलेगा तो ये हो जाएगा 14 अपॉन 13 then equal to the 14 upon 13. So now we can say that x is equal to 1 is the right answer. Okay. सेकेंड क्वेश्चन 37 by 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं। तो आप यहाँ पे कह रहे हैं कि हाउ मैनी 1/8s are there in the 37 whole 1/2 बेटा। तो सबसे पहले यहाँ पे कह रहे हैं कि कितने 1/8 बना सकते हैं 37 1/2 हाफ में। तो हम ये कह रहे हैं 1/8 इंटू n इक्वल टू द 37 1/2 हाफ बेटा। इसकी वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकलेगा आपके पास 75/2। ओके, दिस विल बी कैंसिल आउट 4 टाइम्स, n इज इक्वल टू हो जाएगा 75 × 4 बेटा। तो दिस वैल्यू विल बी बिकम्स बेटा 300। ओके बेटा, रूट 36.1 अपॉन 1024 बेटा। तो इस वैल्यू को इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 36.1 अपॉन 1024 बेटा ब्रेक करेंगे। सो पॉइंट से पॉइंट ब्रेक करेंगे, देन बेटा दिस विल बी कैंसिल आउट। तो आपके पास जो बचेगा रूट 361 अपॉन 1024 बेटा। तो वैल्यू होती है आपके पास 19। इसकी वैल्यू जो आपके पास निकल के आएगी बेटा 19 अपॉन 32। ओके, सो देन आंसर विल बी सी द राइट आंसर 19 अपॉन 32। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कह रहे हैं द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ऑफ द इंक्रीज 4% and the annually but is the decrease by the migration annually to the extent of the 1/2%. तो what will be the increase by percentage of the 3 years है। आपसे कह रहे हैं कि एक शहर की जनसंख्या प्रत्येक 4 वर्ष 4% की वृद्धि हो रही एनुअली, यदि परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक घट जाती है, तो 3 वर्षों के बाद प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। तो 3 वर्षों के बाद अगर आपसे पूछा जा रहा है तो यहाँ पे एक सबसे पहले सीधा सा फॉर्मूला लगाते हैं कि n वर्षों बाद जनसंख्या में वृद्धि P 1 + r अपॉन 100 टू द पावर n। n आपका शो करता है यहाँ पे नंबर ऑफ द ईयर्स शो करता है, r जो आपका शो करता है यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में 4% की क्या हो रही है, यहाँ पे वृद्धि हो रही है। इसके बाद यहाँ पे बाय द माइग्रेशन के दौरान यहाँ पे 1/2% क्या हो रहा है, यहाँ पे घट रहा है। अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम यहाँ पे लेके चल रहे लेट से जो स्टार्टिंग की जो पॉपुलेशन है वो आपके पास 100 दिया है। पहले आपके पास 4% की वृद्धि हो रही है, अगर 4% की वृद्धि हो रही है तो प्लस का 4 लगा देंगे। इसके बाद बाय द माइग्रेशन, तो बाय द माइग्रेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1/2% क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है। अगर 1/2% डिक्रीमेंट हो रहा है तो सबसे पहले ये देखेंगे इसमें ओवरऑल कितना डिक्रीज हुआ है यहाँ पे, या ओवरऑल यहाँ पे कितना इंक्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे 4 - 1/2% बेटा। इसको सॉल्व करेंगे 4 - 1/2%, तो देन वैल्यू बिकम्स
7/2%, 7/2%। ओके, यहाँ पे जो जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है वो 7/2 हो रही, तो यही हमारा आर की वैल्यू शो करता है। आर की वैल्यू शो किया यहाँ पे 7/2%। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो पी आपके पास स्टार्टिंग की पॉपुलेशन है। स्टार्टिंग की पॉपुलेशन आपने कितना माना यहाँ पे बेटा? 100 माना है। तो 100 इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू 7/2 है इंटू 100 टू दी पावर 3 बेटा। इसमें कह रहे 3 साल के बाद जनसंख्या कितनी होगी। अगर 3 साल के बाद जनसंख्या पूछा तो यहाँ पे n की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ पे 3। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितनी बेटा? 100 इंटू 207/200 टू दी पावर बेटा 3। तो दिस विल बी बिकम्स 110.8 बेटा। देखो 3 साल के बाद जो जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है, 3 साल के बाद जो हमारी जनसंख्या निकली है वो निकली 110.8 बेटा। और आपकी स्टार्टिंग में आपने जो जनसंख्या मानी थी वो आपने कितनी मानी थी बेटा? 100। तो आप ये कह सकते हैं स्टार्टिंग में आपके पास 100 था और 3 साल के बाद जनसंख्या कितनी हुई बेटा? 110.8। तो यहाँ पे ये कह रहे थे 3 साल के बाद जनसंख्या में कितनी वृद्धि होगी बेटा। तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 110.8 माइनस बेटा 100। तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगा समथिंग 10.8 बेटा। दिस इज द आंसर फाइनल 10.8 बेटा। तो डी इज द राइट आंसर है दिस वैल्यू। तो 13 परिणामों का औसत 68 है। पहले 7 संख्याओं का औसत 63 है, आखिरी 7 संख्याओं का 70 है। तो 7वें संख्या पूछी गई आपसे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे दे रहे हैं 1 से 13 संख्याओं का जो एवरेज दे रहे हैं वो आपके पास दे रहे हैं कितना बेटा? 68 है। तो टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? टोटल तो n इंटू होता है एवरेज। टोटल वैल्यू कैसे निकालते हैं? जो भी हमारी संख्याएं दी होती है अगर उसको हम एवरेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारे पास टोटल योग निकलेगा। तो टोटल योग कैसे निकालेंगे बेटा? 13 इंटू 68। इसको जब सॉल्व करेंगे 104 कैरी 10 और 13 6 जा 78 प्लस 10 88। ओके, तो 1 से 13 संख्याओं का जो योग निकला वो 884 निकला। अब इसमें आपसे कह रहा कि यदि स्टार्टिंग की जो पहली 7 संख्याएं हैं, अगर पहली 7 संख्याएं तो पहली 7 संख्याओं का जो योग एवरेज दे रहा है 63 कह रहा है। तो 1 से 7 तक बेटा 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 से 7 तक संख्याओं का जो एवरेज दे रहा है आपके पास कितना बेटा? 63 है। तो यहाँ पे टोटल कितना निकलेगा बेटा? 441 बेटा। ठीक है, इसके बाद आखिरी की जो 7 संख्या है, अगर आखिरी की 7 संख्या पूछा जा रहा है तो यहाँ से देखो जो 7 को 2 बार काउंट करेंगे बेटा। तो 1 से 7 तक स्टार्ट किया पहले से, जो पहले की हमारी 7 संख्या है। इसके बाद जो आखिरी की 7 संख्या है तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 7 से, फिर काउंटिंग करेंगे। तो 7 से काउंट करेंगे तो 7 8 ओके। तो यहाँ पे अगर ऊपर आप देखोगे तो ये वैल्यू कितना बेटा? टोटल में बेटा 7 और इसका एवरेज कितना दे रहे हैं आखिरी का बेटा? 70। तो ये वैल्यू हो जाएगा कितना है आपका? 70। तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका बेटा 490। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकली बेटा, नंबर जो काउंट किया बेटा 14 नंबर काउंट किया। तो 14 नंबर का बेटा जो एवरेज सम निकालेंगे 441 प्लस का बेटा 490। तो ये वैल्यू हो जाएगा आपके पास कितना बेटा? 931 बेटा। तो ये जो 931 निकला बेटा ये आपका 14 संख्याओं का योग निकला। जबकि आपका ऊपर कितना दिया बेटा? 13 संख्याओं का योग। 13 संख्याओं का योग कितना दे रहे हैं बेटा? 884। जबकि जो नीची संख्या दी जा रही है वो 14 संख्या का योग निकाल रहा है। इसमें कौन सी संख्या रिपीटेड हो रही? तो आप ये कहेंगे देखो 1 से 7 तक हमने काउंट किया बेटा 7 ये, फिर इसके बाद 1 से 7 तक काउंट किया तो 7 जो है यहाँ पे 2 बार रिपीटेड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर 2 बार रिपीटेड हो रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कौन सी पहली से 13 संख्याओं का योग 884 था बेटा। इसके बाद फिर लास्ट की बेटा कितना बेटा? 931। तो यहाँ पे कितना संख्या निकलेगा बेटा? 47। ये जो 47 संख्या निकली बेटा 7वीं संख्या निकली हमारे पास। तो 7वीं संख्या कितनी बेटा? 47 इज द राइट आंसर। कितना हो जाएगा बेटा? ए इज द राइट आंसर। ओके, तो देखिएगा पीटी में
ये जो हिंदी के क्वेश्चन है इन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले आपसे कह रहा है कि तीक्ष्ण का विलोम बताना है, ठीक है ना, तीक्ष्ण का विलोम बताना है। एक सेकेंड जी, तीक्ष्ण के विलोम की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो तीव्र, तृष्णा, त्यागी और कुंठित, तो तीक्ष्ण का विलोम हो जाएगा कुंठित। देखिए तीक्ष्ण का बिल्कुल से सीधा सीधा शब्द नहीं है कुंठित, लेकिन अगर हम सेंस निकालेंगे तो 3 ऑप्शन हमारे सीधे सीधे इससे हट रहे हैं तीक्ष्ण के विलोम के लिए, तब जाके कुंठित हमारा आंसर बन रहा है। और इस तरीके के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हिंदी क्या हर सब्जेक्ट में आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो इनमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। गजवदन का पर्यायवाची बहुत ही आसान है। गजवदन का पर्यायवाची, गजवदन का मतलब क्या होता है, गणपति होता है। गणेश जी का एक और याद कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा है, हेरंब, ठीक है ना। गणेश जी का एक पर्यायवाची क्या होता है, हेरंब होता है। एक विनायक होता है, ठीक है ना, पार्वती सुत होता है, ठीक है, शिव तनय होता है, इस तरीके से कई सारे होते हैं, लेकिन हेरंब बहुत ही अच्छा है, इसे याद रखिएगा। कांटों से भरा हुआ, वाक्य के लिए एक शब्द हमें बताना है। देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द है, कांटों से भरा हुआ, इसका क्या मतलब हो जाएगा, कंटका कीर्ण, यानी कि कांटों से भरा हुआ। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी करना, बचपन से ये मुहावरा हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पेपर में कितने आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। बस गड़बड़ उन्हीं का होता है जो घबरा जाते हैं पेपर के अंदर। दूध का दूध और पानी का पानी करना, इसका क्या मतलब होता है, उचित निर्णय करना। जब आपस में लड़ जाते हैं तब कहते हैं चलो मम्मी के पास चलते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा वहां पे, ठीक है ना। जैसे मान लो किसी के सामने किसी से कोई बात आपने कर ली, अब कहेगा यार नहीं यार आदमी झूठ बोल रहा है, तो कहोगे जिससे कहा था चलो उसके सामने चल के पूछवा देते हैं, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यानी कि वही उचित निर्णय कर पाएगा कि इसने ये बात कही थी कि नहीं कही थी। दूध का दूध पानी का पानी, उचित निर्णय करना, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा इसका, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बहिष्कार, बाहिष्कार, बहिष्कार और बहिष्कार, तो ये भी बड़ा कॉमन शब्द है, बहिष्कार इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स पर, जो कि आप देख पा रहे होंगे यूपी SSSC पेट पेपर 2 बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जा चुके हैं। मैं उसी के आगे अपने इस पार्ट को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, तो फटाफट हम अपने सेशन पर पहुंच जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं पैसेज आना है तो बहुत ही इजी आना है। अगर आप इतने दिन से क्लासेस को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, पीछे बहुत सारी क्लासें हो चुकी हैं, तो बहुत ही आसानी से आप इसे समझ चुके होंगे, ठीक है। तो चलिए पहला में से स्टार्ट कर लेते हैं। अपना पैसेज है, क्या लिखा हुआ है, क्या समझना है, सारी बातें। बार बार मैं आपसे कहता हूं कि पैसेज करने के लिए सबसे पहले आपको जरूरी है कि आप क्वेश्चन पर आ जाएं। जब आप क्वेश्चन को एक अच्छी तरीके से समझ लोगे, फिर आप पैसेज पे जाओगे, तो पैसेज का टोन, उसकी पल्स समझ में आ चुकी होगी, पैसेज किस डायरेक्शन में है। द ऑथर सैट पीरिंग इनटू द डार्कनेस, वो डार्कनेस में बैठा हुआ, बिकॉज, क्यों, एक बात। दूसरी बात ये, ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड, बेड से कूद गया, जम्प्ड आउट, क्यों। फॉलोइंग डिड ऑथर डू, ऑथर ने सबसे पहले क्या किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग करना अपने इस क्वेश्चन को। द ऑथर सेड पेयरिंग, पहले पैसेज पढ़ते हैं। आई क्लाइम्ब टू बेड एंड रोल्ड माई सेल्फ इन द ब्लैंकेट, फर्स्ट एक्सटिंग्विशिंग द लाइट दैट बर्न्ड स्टेडली नियर द डोर। आई ले स्टिल ट्राइंग टू गेट टू स्लीप, वो सोया और कोशिश करता रहा नींद आ जाए, बट माई फियर मेड मी दैट इम्पॉसिबल एंड सून आई सेट अप बेड पेयरिंग इन टू डार्कनेस। उसने कोशिश किया कि उसे नींद आ जाए, लेकिन उसका डर उसे सोने नहीं दे रहा है, और बाद में क्या हो रहा है, बेड से ऊपर उठ जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ, ही वाज अफ्रेड, वह डरा हुआ था, ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं। द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड, वो क्यों जंप से बाहर हुआ। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा क्या लिखा हुआ आपके सामने, वहां लिखा हुआ है कि हाँ, यहाँ लिखा है into darkness and occasionally glazing air round window in the side of the slip which seemed like a plate suspended in the darkness. For an hour I must have sat like this, and then I was suddenly roused by a draught of cold air. Oh my God, by a draught of cold air. इसका मतलब क्या हो गया, jumped out of bed because क्यों ऐसा हुआ, फिर लिखा I jumped out of bed। इसका मतलब ये है वो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कोल्ड एयर, अ कोल्ड ब्रीज ब्लू पास्ट हिज फेस। तो इसका मतलब आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कह रहे हैं व्हिच वन द फॉलोइंग डिड ऑथर डू फर्स्ट, ऑथर ने पहले क्या किया, तो आपने नहीं पढ़ा था, क्लाइंबिंग इनटू द बेड। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, कहीं पर है, यस। तो आंसर इज योर बी। तो आपको इस तरीके से पैसेज को फटाफट हैंडल कर लेना है, बहुत ज्यादा वहां कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बात करेंगे आगे कि आपको बताना होगा प्राइड क्या होता है। गर्व आदमी कहता है गर्व में महसूस हुआ, प्राइड होगा, तो प्राइड का मतलब क्या हो गया, डिग्निटी।
हुमर अलग हो गया, हेट अलग हो गया, कावर्डाइज कहीं ना कहीं पढ़ाया हुआ मेरा वर्ड है, कावर्ड डरपोक से आ रहा तो कावर्डाइज डरपोक की तरफ चला गया। बात करते हैं आगे, देखा हुआ है कीन। कीन क्या होता है? कीन जो होता है बहुत ज्यादा तेज हो, रैपिड हो, ठीक है। तो कीन के लिए आप हम्बल नहीं इस्तेमाल करेंगे। हम्बल तो आप तब इस्तेमाल करते हैं कोई आदमी प्राउडी है तो आप हम्बल इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कीन के लिए आप वर्ड इस्तेमाल करोगे डल। बाकी अलर्ट आपको मालूम है, किसी को क्या कर देना, सचेत कर देना, अलर्ट कर देना, ईगर माने उत्सुक, हाईली अवेटिंग। तो इसका मतलब आपका आंसर कीन का क्या हो जाएगा? डल हो जाएगा, जो कि इसका परफेक्ट एंटोनिम इस चारों ऑप्शन में देख पा रहे हैं। तो आपको इसी तरीके से आगे के क्वेश्चन को भी एंजॉय करना है। मेरा हिस्सा यहीं तक था, थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं बेटा रीजनिंग का पार्ट। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके पूछे गए, कह रहे कुत्ता रेबीज से बिलोंग करता है, मच्छर किससे होगा बेटा? तो आप सभी लोग जानते हैं कुत्ता के काटने से रेबीज नामक एक संक्रमण होता है, इसको वायरल संक्रमण कहते हैं, ठीक है। वायरल संक्रमण के नाम से इसको होता है बेटा। कुत्ता के काटने से रेबीज होता है, तो मच्छर के काटने से क्या होगा? प्लेग, मृत्यु, डसना या मलेरिया। तो मच्छर के काटने से बेटा यहाँ पे मलेरिया होता है। आपको मालूम हो बेटा, इसमें एसएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा मच्छर आता है बेटा? तो मच्छर भी यहाँ पे दो प्रकार के, एक तो आपका मादा होता है जिसको फीमेल मॉस्किटो कहते हैं। तो फीमेल मॉस्किटो के काटने से ही मलेरिया होता है, ठीक है। इज द राइट आंसर बेटा सी, ओके। कह रहे उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। तो उस शब्द का चयन कीजिए जो बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। तो हम ये कह सकते हैं बेटा नन, जिसको धर्म संगिनी कहते हैं, सूरवीर, पादरी, मुनि। बेटा आप देख पा रहे होंगे बेटा नन धर्म संगिनी जो धर्म से रिलेटेड है, और मुनि जो आपको कह रहे हैं बेटा यहाँ पे मॉन्क कह रहे हैं बेटा। तो मॉन्क साधु होते हैं, साधु संत, प्रेष्ठ बेटा पुजारी होते हैं, और नन जो आपके होते हैं ये भी धर्म से संबंधित हैं। तो ऑप्शन जो आपका बी इज द राइट आंसर। सूरवीर एक ऐसा बेटा है जिसको योद्धा से संबंधित होते हैं, क्लियर है। तो राइट आंसर बेटा बी इज द राइट आंसर, ओके। देखिए इसमें किसी कूट भाषा में कंप्यूट्रॉन को लिखा जाता है दिस बेटा, तो इसी कूट भाषा में एडवांटेजेस को क्या लिखा जाएगा? आप देख पा रहे होंगे बेटा। तो अगर इसमें काउंट करेंगे तो बेटा 1 2 3 4 स्टार्टिंग की जो 4 नंबर है बेटा और लास्ट की जो 4 नंबर है इनको रिप्लेस किया जा रहा है। कैसे? देखो कंप्यूट्रॉन को लिखा जा रहा है बेटा दिस बेटा PMOC। अगर स्टार्टिंग के 4 नंबर देखेंगे तो इसको रिप्लेस किया जा रहा है बेटा P आपके पास इधर स्टार्टिंग में आ गया, और M को रिवर्स किया जा रहा है तो यहाँ पे सेकंड नंबर में आ गया, और O को यहाँ पे सेकंड नंबर में दिया तो यहाँ पे थर्ड प्लेस में आ गया। C आपके इधर फर्स्ट प्लेस में दिया तो यहाँ पे किस में आ गया बेटा? फोर्थ प्लेस में। तो ऐसे हमारे पास T, इसके बाद आता है आपका UT बेटा। तो T को U की प्लेस में, U को T के प्लेस में, तो ये भी चेंज हुआ बेटा। और इसके बाद यहाँ से भी लास्ट के 3-4 नंबर है, इसको भी रिप्लेस किया गया। तो रिप्लेस किया, E को हमने यहाँ पे लेकर आ गए U के बाद, और N को हमने लेकर आ गए बेटा दिस बेटा, और O को लेकर आ गए यहाँ, R को हम सबसे लास्ट में जा रहे हैं। तो ऑप्शन से कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे एडवांटेजेस है, तो इसमें स्टार्टिंग के 4 नंबर लेके चलेंगे बेटा, और लास्ट के 4 नंबर कौन से हैं आपके पास? ये बेटा। ये जो बीच के 2 नंबर बच रहे हैं, जैसे इसमें भी 2 नंबर बचे थे UT बेटा। तो स्टार्टिंग के जो 4 नंबर दिए बेटा, तो यहां से पहले क्या आ जाएगा? A, फिर आपके पास V, फिर आपके पास D, फिर आपके पास A। आई थिंक क्लियर है। तो इसी में मैच कर लो कौन सा आ रहा है बेटा। तो देखो ये तो आपके पास होगा नहीं, आंसर AVDA। तो AVDA ये हो सकता है, ये हो सकता है, NAVD ये तो हट जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 आपके ऑप्शन हट गए बेटा, स्टार्टिंग के फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन हट गए, तो आपके पास बचा क्या? B और C बेटा। इसमें देखना आपको, देखो फिर मैंने आपको बोला कि T और U को प्लेसमेंट चेक करना बेटा। तो T U की जगह आया, U T की जगह आ रहा है। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे T इधर आ गया, U बाद में आ रहा है। तो अगर आप इसको करेंगे, T को पहले लेकर आएंगे, N को बाद में जाएगा। तो T तो पहले क्या आ जाएगा बेटा? T, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा बेटा? N। तो इसी में है, इसमें तो A आपके पास दे रहे हैं, तो ये तो होगा नहीं C। तो B इज द राइट आंसर, ओके। एक आदमी ने, ये तो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन रिलेटेड है बेटा, तो यहाँ पे देखेंगे कैसे। एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति, तुम्हारे माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, ओके। वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? देखो ये क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से बिलोंग करता है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं
कि तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है और वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो मौसी बुआ लगेगी, तो राइट आंसर बहन हो जाएगा। ठीक है, इसमें कह रहे हैं यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है, अगर 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है, फ्राइडे है, फ्राइडे है, तो 18 फरवरी 2007 को बेटा 2007 को पूछा है, यहाँ पे 2007 को पूछा बेटा, सेम डेट है, सेम मंथ है, आपको मालूम हो बेटा ये कैलेंडर का क्वेश्चन है। तो इसमें करते क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले लीप ईयर देखते हैं। लीप ईयर इसमें कंसीडर कर रहे हैं बेटा, एक्स्ट्रा कितने डे बन रहे हैं, 2 डे बन रहे हैं बेटा। ठीक है, जब 2 डे बन रहे हैं तो ऊपर बेटा 18 फरवरी 2005 में बेटा कौन सा डे था आपका, फ्राइडे। यहाँ पे भी कह रहे हैं कि 18 फरवरी 2007 को कह रहे हैं बेटा, ईयर चेंज है बेटा, डेट और मंथ आपका कैसा सेम है। तो इसमें कह रहे हैं कि बेटा इसमें जो आपके एक्स्ट्रा डे जो निकल के आते हैं, ऑड डे बेटा 2 डे जो होते हैं, और ये पूरे कॉन्सेप्ट होता है कैलेंडर में, जब हम बताएंगे इसमें तो पूरा एक विस्तार पूर्वक इसमें एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा फ्राइडे से 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा बेटा, संडे बेटा, संडे इज द राइट आंसर बेटा। ओके, आइए कुछ जनरल अवेयरनेस वाले जो क्वेश्चंस आपके प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं उन्हें देख लेते हैं। निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? थंडर ड्रैगन जापान, भूटान, नेपाल या फिर श्रीलंका, किसे कहा जाता है थंडर ड्रैगन की भूमि? तो यहाँ पर अगर हम श्रीलंका और नेपाल की बात करते हैं तो इनको मैंने जब आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था मैंने आपको, एक जितने भी पड़ोसी देश थे सबके बारे में अलग अलग से मैंने एक वीडियो में कराया है। तो वो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चल रहा होगा, याद हो रहा होगा या याद आ रहा होगा। जापान को हम किस नाम से, निप्पॉन के नाम से भी जानते हैं, और निप्पॉन का मतलब होता है सूरज जहाँ से उगता है वो, ठीक है, सूरज उगने वाला प्रदेश। ठीक, तो ये आपका निप्पॉन हो गया। श्रीलंका को हम सिलोन के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से, सिलोन के नाम से। और आपके पास बचा भूटान, तो भूटान को हम थंडर ड्रैगन की भूमि कहते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, भूटान को हम थंडर ड्रैगन की भूमि कहते हैं। अगला सवाल, रियाद किस देश की राजधानी है? अब रियाद को अगर हम देखें तो उसके पहले हम बाकी का भी देख लेते हैं। म्यांमार का क्या है, नेपिदो, ठीक है। उसके बाद सऊदी अरब हो गया, बांग्लादेश हमने पढ़ाया था ढाका, और इसकी करेंसी क्या हो जाएगी, टका। ठीक, अब सऊदी अरब बचा, तो सऊदी अरब का ही क्या हो जाएगा, रियाद हो जाएगा, सिंपल सा है। ठीक, ये आपको इजी सा क्वेश्चन था जो आप कर सकते थे, अगर आपको बाकी नहीं भी पता थी तो भी, अगर आपको बाकी की याद थी या अपने पड़ोसी देश अच्छे से पढ़े हैं तो भी आप उनको एलिमिनेट कर सकते थे। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? सबसे छोटा सिक्किम, मेघालय, गोवा और मिजोरम। सबसे छोटा जो हो जाएगा वो सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम इज योर राइट आंसर। और सिक्किम के बाद जो सेकंड नंबर पे है वो गोवा है, उसके बाद आपका मेघालय और फिर आपका मिजोरम आ जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि गोवा और सिक्किम में अगर पूछा जाए सबसे छोटा राज्य कौन सा है तो सिक्किम छोटा है। अगला सवाल है, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल तो 2 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या 8 वर्ष। तो यहाँ पर आपका 6 वर्ष इज द राइट आंसर। और राज्यसभा जो है उसमें 250 मैक्सिमम सीट्स होती हैं, जिसमें 12 लोग नॉमिनेट किए जाते हैं। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा ये नॉमिनेटेड होते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। और अगर हम देखें कि ये परमानेंट हाउस है, ये कभी भी क्या नहीं होता, ये डिसॉल्व नहीं होता, परमानेंट हाउस। तो अगर पूछा जाए कि राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, या फिर उसमें ऑप्शन करिएगा कि इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, ये परमानेंट हाउस है। और यहाँ पर पूछा गया राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल तो 6 वर्ष होता है। हर 2 साल में यहाँ पर 2/3 लोग जो होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस पूछा जा रहा है तो 20 अक्टूबर, 27 नवंबर, 24 अक्टूबर, 30 नवंबर। राइट आंसर आपका हो जाएगा 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को हमने क्या मनाया, 1945 में हमने स्थापना हुई थी किसकी, यूएनओ की। ठीक, यूनाइटेड नेशंस की। और यूनाइटेड नेशंस के 6 ऑर्गन्स होते हैं, उनको भी याद रखना है, जिसको हम कहते हैं जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस,
जस्टिस एंड सेक्रेटरीट। अब अगर हम सबकी बात करें तो इनमें से इन सब का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में, ठीक। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, तो इसका कहाँ पर है, नीदरलैंड दी हेग में। तो ये भी याद रखना है क्योंकि ये हमसे पूछा जा सकता है। अच्छा, अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन, ये वर्ड किसने दिया था, ये टर्म किसने कॉइन किया था, यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। याद रखिएगा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने ये वर्ड कॉइन किया था, याद रखने वाली बात है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, और अभी जस्ट हमने देखा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ICJ, ये कहाँ पर है, नीदरलैंड दी हेग में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला सवाल, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं कहाँ पर स्थित हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र में। तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। ये आपकी मध्य प्रदेश में है, चंदेल राजाओं द्वारा बनवाई गई थी, जो बहुत ही फेमस है अपने आप में। नेक्स्ट जो है वो है प्रसिद्ध नबका ले बारा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, केरल, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा। तो ये आपका उड़ीसा में मनाया जाने वाला उत्सव है, याद रखिएगा, या फिर अब ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है, यानी कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और यहाँ पर नहीं पूछा गया है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, या आपकी फ्रिज, रेफ्रिजरेटर्स और AC में से यही गैस निकलती, तो इसे तो आप कभी भूल ही नहीं सकते। ये भी हमारी ग्रीन हाउस गैस होती है, और मीथेन भी होती है। तो आपका कौन सा बचा, नाइट्रोजन बचा। नाइट्रोजन हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, या ये याद रखिएगा। बाकी कौन सी हैं ये भी याद रखना, क्योंकि कभी कभी चुनने को आ जाएगा इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो आपको पता होना चाहिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, या फिर मीथेन हो गया, ये सब आपकी गैसेज होती हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है। तो चारों ऑप्शंस को हम पढ़ेंगे। आपातकालीन स्थिति में विशिष्ट सेवा देने के लिए, युद्ध में वीरता के लिए, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, या फिर विशिष्ट समाज सेवाओं के लिए। राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाने के लिए हमें अर्जुन पुरस्कार जो है दिया जाता है। 15 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है, साथ में अर्जुन की प्रतिमा दी जाती है। तो ये बात आप याद रखिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। खेलों से हमेशा से क्वेश्चंस आते रहते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार कब दिया जाता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब पैराग्राफ देख लीजिएगा, ठीक है। कह रहा है 71 से 75 के आंसर चुनने। चलिए चुनते हैं। पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम और स्पृहणीय विशेषताएं पैदा करता है, और भारतीय स्वातंत्र संग्राम भी इसका अपवाद नहीं है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह युद्ध बिना किसी ईर्ष्या, द्वेष तथा खून खराबे के लड़ा गया था। गांधी जी इसे सत्याग्रह कहते थे। इसके पीछे उनकी शिक्षा, धार्मिक आस्था तथा अन्य उपलब्धियों का उतना हाथ नहीं था जितना उनके सदाचरण और व्यवहार का था। इस स्वतंत्र आंदोलन को स्मरण करने का मुख्य कारण यह है कि यह जनतांत्रिक था, अर्थात इसमें देश के हर वर्ग और जाति के लोग सम्मिलित थे, चाहे वे धनी हो या गरीब हो, नर हो या नारी हो, अथवा विभिन्न संप्रदायों के हों। इसके साथ ही यह एक धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्रता कर्मियों का संघर्षशील राष्ट्रीय आंदोलन था। स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में हम आज जनतांत्रिकता और धर्मनिरपेक्षता का लाभ उठा रहे हैं। हम सोच नहीं सकते कि इतने बड़े देश में अपना शासन करने के लिए हम अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकते थे, या कोई गंदा कानून लागू कर दिया जाता तो हम उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठा सकते थे, और हम अपनी राय स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त नहीं कर सकते थे। ये पैराग्राफ है, इसमें हमने देख लिया है कि गांधी जी ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में किस प्रकार से योगदान किया, और कुछ शब्द हैं जिन्हें हमने अंडरलाइन किया हुआ है। अब बाकी ये देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए। चलिए आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश में स्पृहणीय, देखिए इसे हमने अंडरलाइन किया हुआ था। स्पृहणीय शब्द का अर्थ क्या है, तो स्पृहणीय शब्द का अर्थ होता है प्राप्त करने योग्य, ठीक है ना। स्पृहणीय शब्द का अर्थ होता है प्राप्त करने योग्य, ये हमें वैसे भी याद रखना है। उपर्युक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि आजादी में क्रांतिकारियों की विशेष भूमिका थी, आजादी के संघर्ष में कृषकों का क्या योगदान था, गुलाम देश की दशा कैसी थी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। तो हम ये देख रहे हैं आजादी में क्रांतिकारियों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन पैराग्राफ के हिसाब से इसमें महात्मा गांधी के नेतृत्व में किस प्रकार से पूरा राष्ट्रीय आंदोलन लड़ा गया उस पर चर्चा की गई है। तो यह डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? धार्मिक आस्थाओं और सद्व्यवहार को बढ़ावा देना, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना, अंग्रेजी राज्य के दोष गिनाना, जनतांत्रिकता से हानि बताना। ठीक है, तो जिस प्रकार से हम पूरा पैराग्राफ पढ़ रहे थे उसके अंदर क्या किया जा रहा था? स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताई जा रही थी। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा 73। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है? जब हम पॉलिटी के हिसाब से पढ़ते हैं, राजनीति विज्ञान, राजनीति शास्त्र के हिसाब से पढ़ते हैं, तब धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्ष देश का क्या अर्थ होता है कि एक ऐसा देश जिसका कोई भी घोषित धर्म ना हो। ठीक है, जैसे पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र है, तो इस प्रकार से भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अब चूंकि पैराग्राफ के हिसाब से पूछ रहा है कि धर्मनिरपेक्षता से क्या आशय है, तो हमें आंसर तो इन 4 ऑप्शन में ही बताना है। सभी धर्मों का आदर करना, धर्म में हस्तक्षेप न करना, धर्म की अवज्ञा, किसी भी धर्म को ना मानना। तो भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर लोग धार्मिक नहीं है, अपने धर्म का पालन नहीं करते हैं, इस प्रकार की कोई भी चीज नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। भारत में क्या है कि धर्मनिरपेक्षता किस दृष्टिकोण से है कि सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, सभी धर्मों का आदर किया जाता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। ठीक है ना, हिंदू अपना पूजा पाठ करता है, अनुष्ठान करता है, मुस्लिम अपना जो है नमाज पढ़ते हैं, ये सब चीजें होती हैं। तो इनमें किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है, यानी कि सभी धर्मों का समान भाव से आदर जो है धर्मनिरपेक्षता का, उससे ये अर्थ निकलता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? जनतांत्रिक का मतलब लोग लीड कर रहे थे उसे, ठीक है ना, पब्लिक लीड कर रही थी। बात आई नहीं समझ में? जनतांत्रिक था, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब देखिए, यह महात्मा गांधी की सद्व्यवहार और सदाचरण का प्रतीक था, सद्व्यवहार सदाचरण का प्रतीक था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे ये अर्थ निकल रहा हो कि लोग इसे लीड कर रहे थे। इसमें हिंदू और मुसलमान सम्मिलित हुए थे, तो हिंदू और मुसलमान ही केवल थोड़ी थे उस समय पर। यह स्वतंत्रता प्रेमियों का आंदोलन था, इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। पता ही नहीं समझ में? इसलिए यह जनतांत्रिक था क्योंकि इसमें सभी जातियों, वर्गों और धर्मों के लोगों ने इसमें भाग लिया था। बात क्लियर हो गई ना? चलिए एक पैराग्राफ आपके सामने और है, इस पैराग्राफ को और पढ़ते हैं, देखिएगा। 76 से 80 तक के आंसर इससे हमें निकालने हैं। विधाता रचित इस सृष्टि का सिरमौर है मनुष्य, उसकी कारीगरी का सर्वोत्तम नमूना। इस मानव को ब्रह्मांड का लघु रूप मानकर भारतीय दार्शनिकों ने यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे की कल्पना की थी। उनकी यह कल्पना मात्र कल्पना नहीं थी, प्रत्युत यथार्थ भी थी, क्योंकि मानव मन में जो विचारणा के रूप में घटित होता है उसी का कृति रूप ही तो सृष्टि है। मन तो मन, मानव का शरीर भी अप्रतिम है, देखने में इससे भव्य, आकर्षक एवं लावण्यमय रूप सृष्टि में अन्यत्र कहाँ है। अद्भुत एवं अद्वितीय है मानव सौंदर्य। साहित्यकारों ने इसके रूप सौंदर्य के वर्णन के लिए कितने ही अप्रस्तुतों का विधान किया है, और इस सौंदर्य राशि से सभी को आप्यायित करने के लिए अनेक काव्य सृष्टियां रच डाली हैं। साहित्य शास्त्रियों ने भी इसी मानव की भावनाओं का विवेचन करते हुए अनेक रसों का निरूपण किया है, परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जाए तो मानव शरीर को एक जटिल यंत्र से उपमित किया जा सकता है। जिस प्रकार यंत्र के एक पुर्जे में दोष आ जाने पर सारा यंत्र गड़बड़ा जाता है, बेकार हो जाता है, उसी प्रकार मानव शरीर के विभिन्न अवयवों में से यदि कोई एक अवयव भी बिगड़ जाता है तो उसका प्रभाव सारे शरीर पर पड़ता है। इतना ही नहीं, गुर्दे जैसे कोमल एवं नाजुक हिस्से के खराब हो जाने से यह गतिशील वपु यंत्र एकाएक अवरुद्ध हो सकता है, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। एक अंग के विकृत होने पर सारा शरीर दंडित हो, वह काल कवलित हो जाए, यह विचारणीय है। यदि किसी यंत्र के पुर्जे को बदलकर उसके स्थान पर नया पुर्जा लगाकर यंत्र को पूर्ववत सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से क्रियाशील बनाया जा सकता है, तो शरीर के विकृत अंग के स्थान पर नव्य निरामय अंग लगाकर शरीर को स्वस्थ एवं सामान्य क्यों नहीं बनाया जा सकता। शल्य चिकित्सकों ने इस दायित्वपूर्ण चुनौती को स्वीकार किया तथा निरंतर अध्यवसाय पूर्ण साधना के अनंतर अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। अंग प्रत्यारोपण का उद्देश्य है कि मनुष्य दीर्घायु प्राप्त कर सके। यहाँ यह ध्यातव्य है कि मानव शरीर हर किसी के अंग को उसी प्रकार स्वीकार नहीं करता जिस प्रकार हर किसी का रक्त उसे स्वीकार्य नहीं होता। रोगी को रक्त देने से पूर्व रक्त वर्ग का परीक्षण अत्यावश्यक है, तो अंग प्रत्यारोपण से पूर्व ऊतक परीक्षण आवश्यक है, अनिवार्य है। आज शल्य चिकित्सक गुर्दे, यकृत, आंत, फेफड़े और हृदय का प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक कर रहा है। साधन संपन्न चिकित्सालयों में मस्तिष्क के अतिरिक्त शरीर के प्रायः सभी अंगों का प्रत्यारोपण संभव हो गया है। यह हमारा पैराग्राफ था। समय कम है इसलिए हम एक ही बार पढ़ रहे हैं इस पैराग्राफ को। बाकी आप लोग क्या करना है, कम से कम 2 बार पढ़ना है और मेन पॉइंट्स में अंडरलाइन जरूर करना है। अब देखिए पहला क्वेश्चन आप देख लेते हैं।
मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि पहले ही पैराग्राफ में लिखा हुआ था, मानव मन में जो घटित होता है वह सृष्टि में घटित होता है, मानव सृष्टि का सिरमौर है, मन की शक्ति अपराजय है, लघु मानव ही विधाता की सच्ची सृष्टि है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, जब आप देखेंगे 3 हिस्से में पैराग्राफ है, जब आप इसका पहला हिस्सा देखेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है किसमें? साहित्यकार में, साहित्य शास्त्री में, शल्य चिकित्सक में, वैज्ञानिक में। बहुत कंफ्यूजन होगा इन दोनों में। जिन लोगों ने पेपर दिया था उन्हें भी कंफ्यूजन हुआ था, लेकिन जब आप पैराग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो आप निकाल लेंगे कि इसका आंसर है साहित्य शास्त्री। कुछ लोगों ने जल्दबाजी में साहित्यकार भी लगा दिया था, उनका आंसर गलत हो गया था। ठीक है, तो हमें बस अपना संतुलन नहीं खोना है परीक्षा केंद्र के अंदर। देखिएगा, मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है, यंत्र की तरीके से कहा गया है। क्यों? मानव शरीर दृढ़ मांसपेशियों और अवयवों से निर्मित है। मानव शरीर यंत्र की भांति लावण्यमय होता है। अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। मानव शरीर विधाता की सृष्टि की अनुपम कृति है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है, यानी यंत्र की तरीके से बेकार हो जाता है शरीर। जैसे अगर कोई यंत्र है, उसके अंदर का कोई पुर्जा खराब हो जाए तो वो यंत्र बेकार हो जाता है, उसी तरीके से मानव शरीर के अंदर का अगर कोई पुर्जा खराब हो जाता है तो शरीर भी बेकार हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं? उसे रिपेयर कराते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए जो है ये साम्यता है मानव शरीर में और किसी भी यंत्र में, किसी मशीन में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी जीर्ण शरीर के स्थान पर स्वस्थ शरीर देना, मानव शरीर को मृत्यु से बचाना, अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना, शल्य चिकित्सा का महत्व स्थापित करना। तो अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना, ठीक है, शल्य चिकित्सकों के द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति का गुर्दा खराब होता है या आंख खराब होती है, मतलब किसी भी प्रकार का कोई पुर्जा अगर खराब होता है तो ज्यादातर पुर्जों को हम क्या करें? रिप्लेस कर सके किसी मतलब स्वस्थ व्यक्ति के शरीर से। इसीलिए अंगदान अभियान चलाए जाते हैं, दधीची अभियान चलाए जाते हैं। ठीक है ना। तो अंग प्रत्यारोपण के द्वारा शरीर को सामान्य बनाना, ये एक दायित्वपूर्ण चुनौती थी जो वैज्ञानिकों ने उसे स्वीकार किया और काफी हद तक उसमें सफल भी हैं वो। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का क्या अर्थ है? निरामय शब्द का अर्थ होता है निरोग, यानी कि स्वस्थ होना। ठीक है ना। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये पेपर आपका। धन्यवाद।